दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी लोग की हेल्थ अच्छी होगी। कोविड में आप अपने आप को संभाल कर रखे होंगे। आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरे परिवार के एक सदस्य ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है और उनकी जो उम्र है वो मात्र 40 ईयर्स है, यानी कि अभी यंग एज ही है और इतनी कम उम्र में ही उनका कोरोना की वजह से देहांत हो गया है। आप सभी लोगों को भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप घर पर रहने की कोशिश करें और अगर फिर भी आपको अचानक से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो डबल मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है, डबल मास्क का इस्तेमाल करें, उससे ही बचाव हो सकता है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, हमारा फैमिली जो है इस चीज़ को फेस कर रहा है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब किसी को कोविड हो जाता है। एक यंग पर्सन भी उसको कह सकते हो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसकी डेथ हो जा रही है। तो आप सब लोग भी सावधानी रखें। आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न बना है वो बना है कि हाल ही में रिलीज़ किए गए एक इंडेक्स जिसका नाम है कैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में रिलीज़ करे गए इस इंडेक्स में इंडिया को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में रिलीज़ किए गए कैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत को 49वां 49th स्थान जो है ये प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है द कैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 लॉन्च इवेंट। 26 अप्रैल को इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था जिसमें इंडिया को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब इस इंडेक्स के बारे में और भी कुछ समझते हैं। इंडिया को ये जो 49th स्थान मिला है ये 104 देशों में मिला है। तो 104 देशों की लिस्ट में ये स्थान यहाँ पर मिला है। इस इंडेक्स को सिंगापुर में स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, इसके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। इसमें गुड गवर्नेंस को लेकर ये इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें कि अगर हम लोग टॉप के 3 देशों का नाम अगर देखें तो फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है, स्विट्ज़रलैंड दूसरे स्थान पर है और सिंगापुर इसमें तीसरे स्थान पर आता है। आगे चलते हैं। अब चूँकि दोस्तों इसमें रैंक और इंडेक्स को लेकर बात हुई है तो हम लोग 2021 में जितने भी रैंक और इंडेक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर एक लिस्ट फॉर्मेट में रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में हमने पढ़ा है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। जेंडर गैप सूचकांक में इंडिया को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है और EIU लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे इंडेक्स आपको रिवीजन करके रखते हैं। कम समय में आपको मैंने पूरा ये रिवीजन करवा दिया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसका नाम है सीपरी। तो सीपरी की इस रिपोर्ट में सैन्य खर्चों की इस रिपोर्ट में कौन सा देश अपनी सेना पर कितना खर्च कर रहा है, इस मामले में ये जो रिपोर्ट है हाल ही में पब्लिश करी गई है। और इस मामले में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया को वर्ष 2020 का आंकड़ा यहाँ पर दिखाया जा रहा है और 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सैन्य खर्चों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर लाई करता है। तो ये आपको याद रखना है। और इस लिस्ट में अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर आता है, चाइना दूसरे स्थान पर आता है।
इंडिया अपने देश के सैन्य खर्चों के मामले में तीसरे स्थान पर आता है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसमें ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं और रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2020 और इसको सीपीरी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। सीपीरी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो सीपीरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सीपीरी का फुल फॉर्म है जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब इसमें एक डेटा मैं आपको और शेयर कर रहा हूँ कि वर्ष 2020 में कि कौन से देश ने कितना खर्च किया है। अमेरिका ने 778 बिलियन डॉलर अरब डॉलर खर्च किया है। चाइना ने 252 बिलियन डॉलर, इंडिया ने 72.9 अरब डॉलर खर्च किया है, जो कि कुल सैन्य खर्चों में अगर कंपैरिजन करें तो 39% अमेरिका ने, 13% चाइना ने और इंडिया ने 3.7% जो है खर्च किया है। वर्ष 2020 में मिलिट्री खर्चों में उस देश की जीडीपी के कंपैरिजन में कितना है, तो इंडिया का 2020 का जो मिलिट्री एक्सपेंसेस था वो पूरी जीडीपी का 2.9% था। अमेरिका में यही परसेंटेज 3.7% है और चाइना में यही परसेंटेज 1.7% रहा है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में वर्ष 2011 से लेकर 20 तक में किस देश के मिलिट्री खर्चों में कितना बढ़ोतरी हुई है, ये चीज़ भी यहाँ पर जारी की गई है। इंडिया के जो सैन्य खर्चे हैं 11 से लेकर 20 तक में 34% बढ़ गया है। अमेरिका का जो सैन्य खर्चा है वो 10% से कम हुआ है और चाइना का जो सैन्य खर्चा है इसमें 76% का इंक्रीमेंट देखा गया है इसके मिलिट्री एक्सपेंसेस में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2021। तो ये प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 28 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, जो कि 28 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो विषय है वो क्या है, तो इसका विषय है एंटीसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस एंड इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलेंट OHS सिस्टम। ये इसका पूरा 2021 के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको समझकर चलना है। इसी प्रकार से एक और दिवस है जिसका नाम है मृत एवं क्षतिग्रस्त श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस, इंटरनेशनल कोमोमेरेटिव डे फॉर अ डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हर साल ये दिवस जो है ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 28 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा 24 अप्रैल 2021 को किस देश के प्रोजेक्ट दनतक ने डायमंड जुबली पूरी कर ली है, तो आंसर हो जाएगा भूटान। हाल ही में भूटान देश में चल रहे एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है दंतक, इसने डायमंड जुबली पूरी कर ली है, यानी कि इसने अपनी स्थापना के पूरे 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को भूटान देश जो है भारत की मदद से बना रहा है। इंडिया का जो BRO ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, ये इस प्रोजेक्ट को बनाने में भूटान की मदद कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 24 अप्रैल 1961 में करी गई थी। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में 24 अप्रैल को इस प्रोजेक्ट ने अपने पूरे 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये जो प्रोजेक्ट दंतक है ये क्या है,
इस प्रोजेक्ट के तहत जितनी भी भूटान के जो खराब रास्ते थे उनको ऐसा बनाना कि जिस पर मोटर या कार चलाई जा सके, यानी कि सड़कों के निर्माण का जो कार्य था ये किया जा सके। तो भारत के सहयोग से प्रोजेक्ट दंतक जो है भूटान देश में चलाया जा रहा था, जिसके अभी हाल ही में 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स नामक एक पहल को शुरू किया है। तो हाल ही में ओडिशा राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स नाम से एक पहल को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जितने भी अनाथ बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों को चलते फिरते स्कूल के फॉर्म में, चलते फिरते स्कूल में कोविड के बारे में बताया जाएगा। बेघर बच्चों को कोविड के बारे में स्वास्थ्य, भोजन, चिकित्सा, इन सारी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं। आंसर हो जाएगा अरुण रस्ते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में अरुण रस्ते को नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं। अरुण रस्ते द सीईओ एंड एमडी ऑफ NCDEX, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। इसका नया सीईओ बनाया गया है अरुण रस्ते को। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है NCDEX, इसको स्थापित किया गया था 15 दिसंबर 2003 को। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन बनेगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है अमित बनर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अमित बनर्जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अमित बनर्जी का आप फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में इसका नया CMD बनाया गया है। ये जो कंपनी है BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 1964 में करी गई थी। हाल ही में चर्चा में चल रहा एक उपन्यास जिसका नाम है वेयर अबाउट्स, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो उपन्यास है वेयर अबाउट्स, इस उपन्यास को लिखा है जुम्पा लाहिरी ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि जुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास, जिसका आप फोटो देख सकते हैं वेयर अबाउट्स, इसको जुम्पा लाहिरी ने हाल ही में लॉन्च किया है, लिखा भी उनके द्वारा किया गया है। इनका ही एक और उपन्यास है इतावली उपन्यास, जिसका नाम है ईज डो मी ट्रोबो। इसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है और ये जो उपन्यास है इतावली उपन्यास, इसको 2018 में पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन बनेगा किस केंद्र शासित राज्य ने GNCTD एक्ट 2021 को लागू कर दिया है। तो हाल ही में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021 को लागू कर दिया गया है। अब इस एक्ट को लागू होने से यहाँ पर आप देख सकते हैं GNCTD अमेंडमेंट बिल 2021। अब इस बिल को लागू हो जाने से क्या फ़ायदा होगा। अब इस बिल के लागू हो जाने से जो दिल्ली में जो पावर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को और बढ़ा देगा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देता है। इस एक्ट के अनुसार दिल्ली में गवर्नमेंट शब्द का मतलब क्या होगा। गवर्नमेंट के शब्द का मतलब अब दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर से होगा, ठीक है, ना कि चीफ मिनिस्टर से। अगर कोई बोले गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, इसका मतलब हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर से इसका मतलब होगा। एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए, जितने भी राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, उनमें गवर्नर होता है और जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट होती है। इस नए अधिनियम के पास हो जाने से जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये अगर किसी नियम को बनाते हैं, कोई नया स्कीम या कोई प्रावधान बनाते हैं, तो उसके लिए अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतनी शक्ति ये प्रदान करता है कि अब ये ऐसे बनाए गए नियम कानूनों में
अपनी राय जो है दे सकता है। ये पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाती है। साथ ही साथ में आपको समझना है मोटे तौर पर कि इस नियम के आ जाने से, इस बिल के पास हो जाने से लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सरकार बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने एक नेट या फिर जाल पर आधारित अंतरिक्ष मलबे को पकड़ने में सक्षम रोबोट जिसका प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में चाइना देश ने जो अंतरिक्ष स्पेस होता है, स्पेस में आपको पता है कि बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, उनमें से कई सैटेलाइट जो हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे जो ख़राब सैटेलाइट्स हैं वो आसमान में तैरते रहते हैं, तो वो एक डेल्बिस बनाते हैं, यानी कि वो स्पेस में एक कचरे के रूप में इस तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं। तो स्पेस में ये जो कचरा होता है इसको हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हाल ही में चाइना ने एक ऐसा प्रोटोटाइप लॉन्च किया है जिस प्रोटोटाइप में आप स्पेस पर जो कचरा होता है, डेर्बिस होता है, उसको भी रिमूव किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं लिखा है चाइना लॉन्चेस रोबोट प्रोटोटाइप कैपेबल ऑफ कैचिंग स्पेस डेर्बिस फ्रॉम द नेट। तो इस तरीके से ये वो इनका रोबोट है जिससे एक नेट बाहर निकलता है, और ये जो बड़ा सा नेट आप देख रहे हैं जाल, ये जो बड़ा सा मकड़ी का जाल जैसा है, ये जितना भी स्पेस में कचरा है उसको इकट्ठा करेगा और स्पेस से उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। तो इस प्रोटोटाइप को हाल ही में चाइना ने विकसित कर दिया है और इसको लॉन्च भी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम NEO-01, हाल ही में इस प्रोजेक्ट का नाम NEO-01 रखा गया है और इसको चाइना ने अपने लॉन्ग मार्च 6 रोबोट से इसको लॉन्च किया है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।